अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्या मतलब है? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सॉलिड्स में कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकें, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉलिड। ठीक है, अब ये जो कंडक्टिविटी है आप इसको पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है ये रेजिस्टिविटी का अपोजिट होती है, इनवर्स होती है। तो रेजिस्टिविटी का आपने यूनिट पढ़ा था ओहम मीटर, तो उसका क्योंकि इनवर्स है कंडक्टिविटी, तो यूनिट जो होगा कंडक्टिविटी का वो ओहम मीटर इनवर्स होगा, यानी कि पर ओहम पर मीटर कंडक्टिविटी का यूनिट होगा। अब ये जो कंडक्टिविटी है, एबिलिटी टू कंडक्ट करंट है, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए या डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो कि कंडक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर या आयरन, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁷ ओम पर मीटर होती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ ये कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की। इसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वुड है या फिर डायमंड है, तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं इनकी अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर। ठीक है, मतलब ये बहुत कम कंडक्टिविटी है। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं ये वेरी बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, बैडली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स को, तो इसलिए हम इनको बैड कंडक्टर बोलते हैं इंसुलेटर्स को। इसी तरह से अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 टू द 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 तक क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो इस तरह के जितने भी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसके आसपास भी कुछ सेमीकंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो ये है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई थ्योरी डेवलप करनी पड़ती है। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें किसी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, जिस थ्योरी के जरिए से हम लोग उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करने के लिए भी हमारे पास कुछ फेमस जो हैं वो थेरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास एक थेरी है जिसको हम लोग ओल्ड थेरी कहते हैं, और वो कौन सी है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बेसिकली बोहर ने दिया था, ठीक है, जिसको आप बोहर मॉडल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो न्यू थेरी है अब वो है वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, जो वेव मैकेनिकल मॉडल है ये फेलिक्स ब्लोक ने दिया था। ठीक है, फेलिक्स ब्लोक इस नामी साइंटिस्ट ने ये हमें जो है वेव मैकेनिकल मॉडल दिया था, और यही वेव मैकेनिकल मॉडल जिसको हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम लेकर आगे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। यही मॉडल अब एक्सेप्टेड है जो चल रहा है। अच्छा, सोचने की बात यह है कि ये जो बोहर ने मॉडल दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये जो बोहर का मॉडल था ये सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बिहेवियर को बयान करता था। ठीक है, उनके बिहेवियर को बताता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था। लेकिन ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल है ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को तो उनके बिहेवियर्स को तो बताता है, एज वेल एज ये साथ में सेमी कंडक्टर के भी बिहेवियर को बताता है। जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए हम लोग जो एक्सेप्टेबल है या जिसको स्टडी करते हैं वो वेव मैकेनिकल मॉडल है या फिर एनर्जी बैंड थ्योरी है। अब ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के बिहेवियर को
देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले आपकी बुक कहती है स्टेट्स, ठीक है, मतलब स्टेट्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक अगर हमारे पास न्यूक्लियस हो किसी भी एटम का, तो उस एटम के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल, ठीक है, ऑर्बिट्स या शेल, तकरीबन एक ही बात है, ऑर्बिट एंड शेल। तो ये फॉर एग्जांपल पहला ऑर्बिट है, फिर ये दूसरा ऑर्बिट है और फिर ये तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत बेसिक बात है, इसका आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल ये जो पहला हमारे पास ऑर्बिट या शेल होता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा होता है हमारे पास ये वाला ऑर्बिट, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो थर्ड हमारे पास होता है ऑर्बिट या शेल, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इस बात का मुझे कैसे पता चल रहा है कि इधर 2 हैं, इधर 8 हैं और इधर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके लिए बहुत फेमस फार्मूला है 2n², ठीक है। आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो आप n की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो n की जगह मैं 1 प्लेस करूंगा, तो 1² 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले में 2, फिर दूसरे की बात करेंगे तो 2n की जगह 2 आएगा, 2² 4 and 4 2s are 8, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो n = 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो हम कह रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस थर्ड ऑर्बिट में या शेल के अंदर या थर्ड बैंड के अंदर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 18। अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ इसी ऑर्बिट के अंदर हैं या इसी शेल के अंदर हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो ऑर्बिट या स्टेट्स हैं, इस ऑर्बिट के अंदर मजीद छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेट हो गई, फिर ये स्टेट हो गई, तो इस तरह से ये इसकी स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल पहली स्टेट के अंदर 3, फिर इसी तरह से कुछ और, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जिन स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इनको कहते हैं स्टेट्स, जो कि बेसिकली क्या है? सब शेल्स हैं, इसी ऑर्बिट का हिस्सा हैं। ऑल्दो इनकी जो एनर्जी है वो सेम होती है, इन जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, लेकिन ये इस ऑर्बिट का हिस्सा हैं, तो इनको बोलते हैं स्टेट्स। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसी ऑर्बिट में रहते हुए उन छोटी छोटी स्टेट्स में रह सकते हैं, वहां पर एग्जिस्ट करते होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है। बातों को अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, स्किप नहीं करना वीडियो को। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये पहला ऑर्बिट, फिर ये दूसरा ऑर्बिट और फिर ये तीसरा ऑर्बिट। स्टूडेंट, ये जो लास्ट ऑर्बिट होता है, ये जो लास्ट बैंड है, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो इस वैलेंस बैंड के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये हिस्सा जो वैलेंस बैंड के अलावा है, इस सारे शेल्स को या ऑर्बिट वाले इस हिस्से को हम लोग एटम का कोर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एटम का कोर है। ये जो कोर है, ये बेसिकली इंटीरियरली इस एटम को स्टेबलाइज रखता है, जबकि ये जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड और इसमें रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये कोर इस एटम को इंटीरियरली क्या करती है? स्टेबलाइज रखती है, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड है, ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। रिमेंबर कि ये जो वैलेंस बैंड है, ये मजीद कुछ स्टेट्स में या बैंड्स में
डिफ्रेंशिएट हो सकता है, बैंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये थर्ड बैंड है और इसमें मज़ीद कुछ हमारे पास स्टेट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये पहली स्टेट, ये दूसरी स्टेट्स, या जिनको मैं सब शेल्स भी कह सकता हूँ। इसी तरह से ये जो वैलेंस बैंड है इसकी मज़ीद हमारे पास कुछ स्टेट्स हो सकती हैं, मज़ीद छोटे बैंड, सब बैंड या सब शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को आपने देखते हुए आगे बात को अंडरस्टैंड करना है। मैंने कहा कि बैलेंस बैंड आगे मजीद कुछ बैंड्स में या स्टेट्स में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये जो हमारे पास बैलेंस बैंड होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बैंड कहलाएगा वैलेंस बैंड, और उस वैलेंस बैंड के मजीद आगे जो हायर लेवल होगा, हायर एनर्जी स्टेट होगी, वो बैंड कहलाएगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसी वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस लोअर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ हायर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेन के कुछ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड के अंदर एग्जिस्ट करते होते हैं, और कुछ कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली इन्होंने ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके या केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें हिस्सा लेना है, जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट करना है कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स का, और फिर एट द एंड हमने सेमीकंडक्टर्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं। ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनका जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं। ठीक है, इतना क्लोज होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। जैसे ये वैलेंस बैंड था, ठीक है, तो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये कंडक्शन बैंड। ये ओवरलैपिंग भी आपको नजर आ रही होगी, ये ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं होता। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं होता। किस चीज में? कंडक्टर्स में। और याद रखना है कि ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में ज्यादा हैं और जो बहुत इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर किसी ने कंडक्शन बैंड में आना इलेक्ट्रॉन्स ने तो वो भी इजीली आ सकते हैं, और वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन्स ने कंडक्शन बैंड में जाना है तो वो भी इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बैंड्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, इसलिए अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव करेंगे तो करंट भी हमें ज्यादा मिलेगा, इसलिए कंडक्टर्स ये कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर और वैलेंस बैंड के अंदर वो ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका वैलेंस बैंड जो होता है वो तो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, लेकिन कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है। और इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप होता है। कितना गैप होता है? अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इसको एमसीक्यूज के लिए या एंटी टेस्ट के हवाले से आपने याद रखना है कि ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इनके दरमियान जो है वो काफी सारा गैप होता है। उस गैप को हम फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। और ये गैप होता कितना है? ये अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस या गैप का यूनिट तो मीटर होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर लेके जाने के लिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है। तो ये बात हो गई इंसुलेटर्स की कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर काफी ज्यादा गैप होता है, और उस गैप को हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है,
इनके दरमियान बिल्कुल नैरो जो है वो गैप होता है, बहुत थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को हम लोग बोल सकते हैं नैरो गैप, ठीक है, बहुत कम गैप है। और कितना गैप है? अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, इन दोनों बैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि वैलेंस बैंड से अगर आप चाहते हैं कि कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करके जाए तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन रिमेंबर, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हैं, ये पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली फिल्ड मतलब कि वैलेंस बैंड के अंदर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और कंडक्शन बैंड के अंदर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। एक बात कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके दरमियान क्योंकि मैंने बोला है कि नैरो गैप है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये गैप रूम टेम्परेचर पर भी हम लोग कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर भी यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनसे हमें करंट बहुत कम हासिल होता है। इसकी क्या रीजन है? जब हम कह रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप जो है वो बहुत कम है, और वो गैप हम अचीव कर सकते हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन फिर भी आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, उनसे हमें बहुत कम मिकदार में करंट हासिल होता है। तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है, अभी मैंने बोला है कि वैलेंस बैंड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम है, कंडक्शन बैंड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कम है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्जेस की तादाद मैटर करती है करंट के लिए कि कितने चार्जेस फ्लो करके जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इस वैलेंस बैंड के अंदर और कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम होंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इट मींस कि हमें कम करंट हासिल होगा, ठीक है। इसके बाद एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे मैंने कहा कि इस आप जो हमारे पास नैरो गैप है इसको ओवरकम कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत कम है, कितना है? 0 केल्विन, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इट मींस कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो ये सेमीकंडक्टर्स बिहेव करेंगे एज अ इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर्स के लिए हमने बोला था कि कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये जो दो बैंड हैं, वैलेंस बैंड के में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सही, लेकिन ये आसानी के साथ कंडक्शन में मूव भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये टेम्परेचर बहुत कम होगा तो फिर कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि ये बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। तो यहां से बहुत मजेदार किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेमीकंडक्टर कब इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। तो कब बिहेव करता है या कैसे बिहेव करता है? जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक की बिल्कुल एंड वाली लाइंस में लिखी हुई है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो यहां पर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहां से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला गया है, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे चला गया, यहां पर वो प्लेस छोड़ गया। इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, वहां पर चार्ज कौन सा होता है? वहां पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इट मींस कि ये जो होल है, वैकेंसी है, इस वैकेंसी पर या होल पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है।
कौन सा चार्ज होगा होल पर, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो बुक इस टॉपिक के एंड पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का बेसिक जो है वो आइडिया लिया, इसकी हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इससे आगे भी ये टॉपिक एक्सटेंड होता है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप इन बातों की आपको समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।